दोस्तों इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें हर स्टेट में मंदिर जितने हैं उनकी संख्या लिखी हुई है। और हम शुरुआत करते हैं ऊपरी स्टेट से। जम्मू कश्मीर में मात्र 20 मंदिर हैं, गोवा में 1855, पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 3000 से 5000 के बीच, और असम में करीब 5394 और छत्तीसगढ़ में 9484। और अब हमारे बीच वाले राज्यों में देखते हैं। झारखंड में 14,680, केरला में 22,931, मध्य प्रदेश में 27,947 और तेलंगाना में 28,312, बिहार में 29,748 और उड़ीसा में 30,877। अब बाकी स्टेट्स में देखते हैं। उत्तर प्रदेश 37,518, राजस्थान 39,392, आंध्र प्रदेश 47,152, गुजरात 49,995 और वेस्ट बंगाल में 53,658 और कर्नाटका 61,232। और अब दो सबसे ज़्यादा मंदिरों वाले स्टेट्स देखिए। महाराष्ट्र में 77,283 और सबसे ऊपर है तमिलनाडु, जहां ये नंबर है 79,154। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मंदिर तमिलनाडु में हैं। और अब ये नंबर रखिए और एक दूसरी बात देखिए कि तमिलनाडु की आबादी का करीब 87% हिस्सा हिंदू है। वहाँ वृद्धेश्वरा जैसे मंदिर हैं जो 1000 साल पुराने हैं और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी हैं। वहाँ मुरुगन और अम्मन के मंदिरों का एक पूरा जाल है जो हर गांव तक जाता है। और उसी राज्य में धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति सबसे कम काम करती है। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये चुनावी आंकड़ों में लिखा हुआ है जो हम आगे देखेंगे। तो सवाल ये है कि जिस स्टेट में देश के सबसे ज़्यादा मंदिर हैं वहाँ धार्मिक राजनीति आखिर सबसे कम क्यों होती है, सबसे कमज़ोर क्यों है? और उसका जवाब एक ऐसी चीज़ में छुपा है जो आपको चौंका देगा। क्योंकि तमिलनाडु के उन मंदिरों को आखिर कौन चलाता है? एक्चुअली उन मंदिरों को वहाँ की गवर्नमेंट चलाती है। जी हाँ, उस राज्य की सरकार का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसका काम ही मंदिरों को चलाना है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। उसका नाम है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, छोटे में से कहते हैं HR&C। और उसका पैमाना देखिए कि ये एक विभाग अकेले करीब 44,000 मंदिरों का ऑर्गेनाइजेशन या प्रबंधन या मैनेजमेंट करता है। इसके साथ डजन्स ऑफ मठ्स, बहुत सारे मठ हैं वहाँ पर, हज़ारों एंडोमेंट्स और ट्रस्ट भी हैं। और इसके पास मंदिरों की करीब 4,78,000 एकड़ ज़मीन का हिसाब भी है। यानी एक सरकारी डिपार्टमेंट जिसके पास एक छोटे देश जितनी ज़मीन और 44,000 मंदिरों की चाबी है। अब आखिर ये कैसे हुआ? और इसकी कहानी 1526 से भी पुरानी सोच से शुरू होती है, लेकिन उसका कानूनी रास्ता ब्रिटिश दौर में हमारे यहाँ बना। 1863 में अंग्रेज़ों ने रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट बनाया, जिससे राज्य को मंदिरों के पैसे कौड़ी पर थोड़ा नियंत्रण मिला। और 1925 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट आया, फिर 1951 में और आखिर में 1959 में तमिलनाडु HR&C एक्ट आया, जिसने आज का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। और ये विभाग आखिर करता क्या है? वो मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को एक्चुअली अपॉइंट करता है, वो हिसाब किताब देखता है, वो ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है, और वो अमीर मंदिरों की आय जो इनकम होती है उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में कर सकता है। और वो काम सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। HR&C तमिलनाडु में आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस चलाता है और हाल के सालों में 150 करोड़ रुपए लगाकर 10 नए कॉलेज बनाने का ऐलान हुआ है, जिससे उनकी संख्या 15 हो जाएगी। वो लाइब्रेरी बनाता है, तीर्थ स्थलों पर मेडिकल सेंटर खोलता है। और 2021 के बाद उस विभाग ने मंदिरों की 530 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन एनक्रोचमेंट से छुड़वाई है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई गई है। और मंदिरों के लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन पब्लिक कर दिए गए हैं। 4.78 लाख एकड़ में से 3.43 लाख एकड़ के डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर भी डाल दिए गए हैं। अब यहाँ एक दूसरा पहलू भी देखना ज़रूरी है, वरना ये बात पूरी अधूरी रह जाएगी, कि इस व्यवस्था की तेज आलोचना भी होती है। और उसके 3 बड़े जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें हम देखते हैं। पहला, कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सरकार ने एक धर्म का किसी पूजा स्थलों को क्यों अपने अंदर ले रखा, क्यों वो चलाती है। दूसरा और सबसे ज़्यादा उठाया जाने वाला सवाल ये है कि ये कानून सिर्फ हिंदू और जैन मंदिरों पर ही क्यों लागू होता है, दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर या उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन पर क्यों नहीं। और बहुत से लोग इसे एक एक्चुअली दोहरा या ड्युअलिटी भी कहते हैं, कि ये जो दोगलापन है सेक्युलरिज्म के नाम पर। और तीसरा, कि जो मैनेजमेंट है उसमें क्या कमियां हैं। खुद तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि स्टेट में 11,999 ऐसे मंदिर हैं जहां पूजा होती ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। उनकी सालाना आय 10,000 रुपये से भी कम है। और इस वजह से पिछले कुछ सालों में फ्री टेम्पल्स नाम का एक अभियान भी चला, जिसे कुछ धार्मिक नेताओं और बीजेपी के समर्थन भी उन्हें मिला। उनकी मांग थी कि मंदिर सरकार से आज़ाद किए जाएं, उनसे फ्री किए जाएं। और सरकार का क्या जवाब आया इस पे? सरकार का आर्गुमेंट ये है कि अगर कंट्रोल प्राइवेट हाथों में दिया गया तो पैसे का दुरुपयोग और ज़मीन पर कब्जा और भी बढ़ जाएगा, और इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रही है, वो कंट्रोल छोड़ नहीं रही है ऐसे में। तो ये एक असली बहस
जिसमें दोनों तरफ का आर्ग्यूमेंट है और इसमें फैसला कोर्ट और जनता करती है, हम नहीं करते हैं। लेकिन अब हम उस असली सवाल पर आते हैं कि ये सिस्टम वहाँ बना कैसे, और उससे भी बड़ा कि उस स्टेट में धर्म की राजनीति कमज़ोर क्यों है। और इसके लिए हमें एक्चुअली 1920 के डेकेड में जाना होगा और एक आदमी से मिलना होगा जिनका नाम है ईवी रामास्वामी, जिन्हें लोग पेरियार कहते हैं। पेरियार पहले कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि उस वक्त उसके अंदर ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था और वो दबे हुए तबकों को मुक्ति का सवाल नहीं उठा रहे थे। और उन्होंने अपना अलग आंदोलन खड़ा किया ऐसी बात को देखकर, जिसका नाम उन्होंने रखा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, यानी कि स्वाभिमान आंदोलन। और इस आंदोलन की सोच क्या थी कि हर इंसान का सम्मान बराबर हो, कि जाति की कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, औरतों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए और हर परंपरा को रीज़न की कसौटी पर खड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर इससे चेक करना चाहिए। पेरियार खुद जो थे वो एथीस्ट थे, नास्तिक थे, और उन्होंने धार्मिक परंपराओं की बहुत कड़ी आलोचना की थी। और यही वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज़्यादा बहस और डिबेट भी होती है। लेकिन अब वो बात समझिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि इस आंदोलन ने तमिलनाडु के मंदिरों को और तमिलनाडु को मंदिरों से एक्चुअली दूर कर दिया। और सच उसका एक्चुअली बिल्कुल ही उल्टा है कि तमिलनाडु आज भी एक बेहद धार्मिक समाज है। वहाँ मंदिर भरे रहते हैं, वहाँ त्यौहार पूरे राज्य में मनाए जाते हैं, और जैसे हमने देखा वहाँ देश के सबसे ज़्यादा मंदिर भी हैं। तो फिर आंदोलन ने आखिर बदला क्या? उसने ये बदला कि मंदिर किसके हैं, क्योंकि द्रविडियन आंदोलन की लड़ाई मंदिर के खिलाफ नहीं थी, वो मंदिर के दरवाजे को लेकर थी कि ये कौन कंट्रोल करेगा, कि मंदिर में कौन जाएगा और कौन पुजारी बन सकता है और उसका पैसा और ज़मीन कौन चला सकता है। और इसी सोच से दो चीज़ें निकली। पहला ये कि मंदिर में प्रवेश और भागीदारी का सवाल, जिसमें उन जातियों को जगह दिलाना शामिल था जिन्हें सदियों तक वहाँ से बाहर रखा गया था। और दूसरा HR&C जैसी व्यवस्था, जिसमें मंदिर का प्रबंधन एक छोटे से तबके के हाथ से निकालकर सरकारी अकाउंटेबल स्ट्रक्चर में दिया गया। यानी कि वो विभाग जिसे आज लोग सरकारी कब्जा कहते हैं, उस वक्त की सोच में सबका हक का एक तरीका था। और अब इस पूरे सवाल का जवाब खुलता है कि क्योंकि धर्म की राजनीति तब चलती है जब धर्म की पहचान एक्चुअली पॉलिटिकल पहचान बन जाए, यानी कि जब लोग वोट इस आधार पर दें कि वो किस धर्म के हैं। लेकिन तमिलनाडु में वो जगह पहले से भरी हुई थी। वहाँ राजनीति का मुख्य आधार धर्म नहीं, वहाँ उसकी जगह 3 दूसरी चीज़ें आ गई है। पहली, लैंग्वेज और तमिल आइडेंटिटी। हिंदी जो इम्पोजिशन के विरोध से लेकर तमिलनाडु को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में गर्व तक, भाषा वहाँ की राजनीति का सबसे बड़ा धागा है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और दूसरा कि सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन। तमिलनाडु में रिजर्वेशन का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत गहरा भी है, और वो वहाँ की हर पार्टी के एक्चुअली बेसिस है। और तीसरा, कल्याण योजनाएं, मिड डे मील हो या फिर कोई दूसरी स्कीम हो, तमिलनाडु का पूरी राजनीतिक मुकाबला इस बात पर होता है कि कौन जनता को ज़्यादा दे पाएगा। और जब ये तीनों चीज़ें राजनीति का पूरा मैदान घेरे हुए हैं तो धर्म के लिए एक्चुअली जगह बचती नहीं है। और अब देखिए आंकड़े जो इस बात को साबित भी करते हैं कि 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 234 में से सिर्फ 4 सीट मिली और करीब 3% वोट। 2022 के लोकल बॉडी इलेक्शन में उनका बेस्ट 5.7% था और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर बढ़कर 11.24% हुआ, जो उनके लिए एक बड़ा सुधार था, इम्प्रूवमेंट था। लेकिन फिर भी सीट्स उन्हें बहुत कम मिली। और अब वो चीज़ जो अभी कुछ महीने पहले हुई है और जो इस पूरे सवाल का सबसे बड़ा जवाब भी है कि अप्रैल-मई 2026 में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव हुए और उसमें वो हुआ जो 59 साल से नहीं हुआ था। 1967 से तमिलनाडु में सिर्फ 2 पार्टियों ने राज किया है, DMK और AIADMK। दोनों द्रविडियन आंदोलन से निकली थी और 59 साल तक सत्ता उन्हीं दोनों के बीच घूमती रही। और 2026 में वो सिलसिला टूट गया और एक्टर विजय ने नए पार्टी TVK अपने पहले ही चुनाव में 108 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि बहुमत वहाँ 118 से ऊपर चाहिए। DMK 59 पर आ गई और CM MK स्टालिन अपनी खुद की सीट कोलाथुर हार गए। AIADMK को 47 सीट मिली और ये तमिलनाडु की पहली हंग असेंबली थी। वोटिंग भी रिकॉर्ड हुई इस इलेक्शन में 85.1% और अब तक की सबसे ज़्यादा ये इलेक्शन। और बीजेपी को उस चुनाव में कितनी सीट मिली? पूरे इस इलेक्शन में मात्र 1 सीट मिली बीजेपी को। और यही इस बात का सबसे बड़ा फैक्ट है, क्योंकि तमिलनाडु ने 59 साल की द्रविडियन पॉलिटिक्स को पकड़ कर रखा था। जनता ने पूरी तरह एक नए ऑल्टरनेटिव को चुना, यानी कि वहाँ बदलाव की चाहत थी, लेकिन उस बदलाव में भी धार्मिक राजनीति की जगह नहीं मिली। बल्कि जिस पार्टी ने वो बदलाव किया, उसके नेता विजय ने खुद कहा था कि वो बीजेपी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। और उन्होंने एक लाइन कही थी जो सब कह देती हैं कि आप
अन्ना और पेरियार का विरोध करके यहाँ जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। यानी तमिलनाडु ने पार्टियां बदली लेकिन अपनी राजनीति की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं की है। अब इस सब से हमें क्या सीख मिलती है, और यहाँ 3 बातें आती हैं जो किसी एक स्टेट से आगे जाती हैं कि पहला, धार्मिकता यानी कि रिलीजियोसिटी और धार्मिक राजनीति 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तमिलनाडु इसे साबित भी करता है क्योंकि वहाँ मंदिर सबसे ज़्यादा हैं, लोग उतने ही श्रद्धालु भी हैं जितने कहीं और हो, उससे ज़्यादा ही हैं इनफैक्ट, लेकिन उनकी श्रद्धा उनके वोट का आधार नहीं बनती है। एक इंसान रोज़ मंदिर जा सकता है और वोट भी बिजली, पानी, नौकरी और भाषा के आधार पर दे सकता है। दोनों एक साथ सच हो सकती है, ये बात आपको समझनी होगी। दूसरा, राजनीति का मैदान हमेशा भरा हुआ होता है। हर समाज में राजनीति किसी न किसी पहचान पर चलती है, और अगर वो जाति, भाषा और सामाजिक न्याय ने ले ली हो तो कोई नई पहचान वहाँ आसानी से घुस नहीं पाएगी। और तमिलनाडु में वो जगह 100 साल पहले ही भर दी गई थी जिसे हम कहते हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स। और तीसरी, ये तमिलनाडु की अपनी एक खास कहानी है और इस पूरे देश पर वैसे का वैसा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि हर राज्य का अपना इतिहास है। केरला की अपनी कहानी है, बंगाल की अपनी, और नॉर्थ इंडिया की अपनी कहानी है। जो तमिलनाडु में हुआ वो वहाँ के 100 साल के आंदोलन का नतीजा है। ये एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे कॉपी पेस्ट किया जा सके। तो चलिए पूरी बात को एक जगह रखते हैं। उस नक्शे में तमिलनाडु का 79,154 का नंबर सबसे ऊपर था, और वो नंबर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो दिखाता है कि वहाँ धर्म कम नहीं हुआ है, वो बस राजनीति की लैंग्वेज नहीं बन पाया है। उसकी जड़ उस आंदोलन में है जिसने 100 साल पहले सवाल ये नहीं पूछा था कि मंदिर रहेंगे या नहीं, उसने सवाल ये पूछा था कि मंदिर के अंदर कौन जा सकता है और उसकी चाबी किसके पास रहेगी। और उस एक सवाल का नतीजा आज 2 जगह आपको दिखता है। पहला, देश का सबसे बड़ा मंदिर नेटवर्क, और दूसरा, देश का सबसे अलग पॉलिटिकल लैंडस्केप। और इस बहस का कोई एक सही जवाब भी नहीं है कि क्या सरकार को मंदिर चलाने चाहिए। इस पर आज भी कोर्ट में और समाज में बहस चल रही है और दोनों तरफ से काफ़ी सीरियस आर्गुमेंट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन एक बात पर बहस नहीं है कि एक समाज अपने मंदिर भी भर सकता है और अपनी राजनीति को उनसे अलग भी रख सकता है। और तमिलनाडु पिछले 100 साल से इस बात का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। देखिए, ये टॉपिक पॉलिटिकल रूप से संवेदनशील है। इस वीडियो का मकसद किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं है, बल्कि जो फैक्ट्स हैं और जो हिस्ट्री है उसे आपको समझाना है। HR&CE पर जो डिबेट्स जारी हैं आज भी, और उसके दोनों पक्ष वीडियो में हमने रखने की कोशिश की है। माय नेम इज़ मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन QR कोड्स को स्कैन कर। ये है टेलीग्राम चैनल एंथ्रोलॉजिकली और इंस्टाग्राम हैंडल एंथ्रोलॉजिकल। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इस बारे में क्या जानकारी है और कौन से वीडियोस आप और चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।